नमस्कार, ZMPCG स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बेहद अहम बैठक है। मंत्रालय में सुबह 10:30 बजे यह बैठक रखी गई है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा के 23 फरवरी से प्रारंभ हो रहे बजट सत्र को देखते हुए कैबिनेट की यह बैठक बुलाई गई है। इसमें राज्यपाल रामनरेश यादव के बजट सत्र के दौरान अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा स्टेट रोड सेफ्टी पॉलिसी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग का अहम प्रस्ताव भी आ रहा है, जिसमें डॉक्टरों की वॉलंटरी रिटायरमेंट की आयु की पात्रता 25 से बढ़ाकर 30 साल की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आज कैबिनेट मोहर लगा सकती है, क्योंकि आज बेहद अहम बैठक है। सुबह 10:30 बजे शिवराज कैबिनेट की कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सबसे अहम बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बजट सत्र चूंकि शुरू हो रहा है, 23 फरवरी से यह बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले यह बैठक है और इस बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को औपचारिक तौर पर मंजूरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें हैं जो कैबिनेट के सामने रखी जाएंगी। उनमें से एक अहम प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग का भी है, जिसमें डॉक्टरों की जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की उम्र है उसकी पात्रता 25 साल से बढ़ाकर 30 साल की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर राजगढ़ से मिल रही है, जहां पर सारंगपुर में आगरा बॉम्बे रोड पर भीषण हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो और निजी ट्रेवल्स बस की भिड़ंत हुई है। 7 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। इस घायल को इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सारंगपुर में आगरा बॉम्बे रोड पर यह हादसा हुआ, जहां पर स्कॉर्पियो और निजी ट्रैवल कंपनी की एक बस आपस में टकरा गए। इस बड़े हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। इसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर गरियाबंद से मिल रही है। मासूम बच्चों को गर्म चूड़ी से दागने का यह मामला है। जो शख्स ये काम कर रहा था, उस बैगा को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 300 से भी ज्यादा बच्चों को गर्म चूड़ी से दागा गया था। और तो और गर्म चूड़ी से दागने की वजह से 3 बच्चों की संक्रमण के चलते जान भी चली गई। दरअसल गरियाबंद में लोगों को ये अंधविश्वास था कि गर्म चूड़ी से दागने की वजह से उनके बच्चों की तबीयत सुधर जाएगी। इस वजह से ये बैगा उन्हें बहला रहा था और अंधविश्वास में आकर लोग अपने बच्चों को गर्म चूड़ी से दगवाते थे। इसी मामले को लेकर इस बैगा को ओडिशा पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 300 से भी ज्यादा बच्चों को इस बैगा ने गर्म चूड़ियों से दागा था। कई तस्वीरें तो ऐसी आई जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। और गर्म चूड़ी से दागने से हुए संक्रमण के चलते 3 बच्चों की जान भी जा चुकी है। उधर खरगोन के बमनाला सिलदा गांव में 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। गांव में शादी समारोह में बासी भोजन खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। आनंद फानन में 40 से 50 लोगों का तो गांव में ही इलाज किया गया। वहीं कई मरीजों को खरगोन लाया गया और जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फिलहाल इन सभी मरीजों का इलाज जारी है। तबीयत खराब होने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। खरगोन से यह अहम खबर, 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बासी खाना खाने के बाद इन लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। 40 से 50 लोगों का तो गांव में ही इलाज किया गया। बाकी जिन लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, उन्हें पहुंचा दिया गया खरगोन। और ज्यादा अपडेट के साथ राकेश जायसवाल, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या जानकारी है? जिन लोगों की तबीयत खराब हुई थी, अब उनकी क्या स्थिति है? जी राम, अभी तो जितने भी मरीज थे वो लोग खरगोन जिला अस्पताल में उनका इलाज अभी भी जारी है। और
डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि थोड़ा सा जो निरंतर थोड़ा सुधार उनकी तबीयत में होता जा रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो जितने भी लोग बीमार हुए थे ये दूषित भोजन खाने से हुए थे और गांव में ही जो सेलदा गांव है बमनाला के पास में, वहां पर एक शादी समारोह हुआ था। उसी में जो है जो भोजन किया गया था उसके खाने के बाद ही अचानक ही ग्रामीणों में जो है उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें होने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव में जो है इसका प्रकोप फैल गया और उसी को लेकर जो है इन लोगों को खरगोन जिला अस्पताल लाया गया था। यहाँ इलाज अभी भी जारी है, स्थिति अभी सामान्य है और इलाज किया जा रहा है। जी राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो अभी जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, मरीजों की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज डोंगरगढ़ और कवर्धा दौरे पर जाएंगे। डोंगरगढ़ में जाकर पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले सीएम रमन सिंह कवर्धा के सुहागपुर में मां शाकंभरी महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही कवर्धा में एक और कार्यक्रम में भी वो भाग लेंगे और यहां से डोंगरगढ़ पहुंचेंगे। तो पीएम के दौरे की तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं का जायजा लेने के लिए डोंगरगढ़ आज मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंच रहे हैं। इससे पहले कवर्धा में मां शाकंभरी महोत्सव में भी शिरकत करेंगे डॉक्टर रमन सिंह। तो प्रधानमंत्री मोदी 21 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में कल एसपीजी की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंची। एसपीजी के 4 अधिकारियों की टीम ने नया रायपुर के हालात का जायजा लिया, तो 4 अधिकारियों की एक दूसरी टीम ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के हालात की भी समीक्षा की। एसपीजी की यही टीम तय करेगी कि पूरे कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा और किसे एंट्री दी जाएगी। एसपीजी की टीम के दौरे के मद्देनजर रायपुर के कलेक्टर और एसपी भी नया रायपुर के सभा स्थल पर पहुंचे, जबकि मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी के साथ डोंगरगढ़ का दौरा किया। और जी मीडिया संवाददाता सुदीप इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जरा ये बताइए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जाहिर तौर पर तैयारियां बड़ी होंगी और एसपीजी ने भी कल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने। राम, अब मैं एक ही दिन का समय बच गया है। आज 19 तारीख हो गया, कल 20 तारीख, और इस पूरे तैयारियों में जो है पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। और एसपीजी की टीम भी कल रायपुर और डोंगरगढ़ में पहुंच चुकी है। उनकी 4 टीमें यहाँ रायपुर में है और 4 टीमें डोंगरगढ़ में। दोनों जगहों पर अलग अलग रूप से जो है तैयारियां की जा रही है। आज रमन सिंह इसी सिलसिले में पहले कवर्धा जाएंगे, एक सामाजिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और उसके बाद वहां से वो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचेंगे और डोंगरगढ़ में वो एसपीजी के अधिकारियों समेत और कई लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वहां के प्रशासनिक अमले के साथ वो जायजा करते हुए उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद पूरी तैयारियों का वो अवलोकन करेंगे कि वहां पे किस तरीके से तैयारी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था कैसा हो रहा है, किस जगह से पीएम का जो काफिला है वो वहां पहुंचेगा, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से पहले उतरेंगे और उसके बाद थोड़े ही महज कुछ दूरी पे जो है उनका काफिला वहां से गुजरेगा और वहां से किस तरीके से वो एंट्री करेंगे, लोग कहाँ से आएंगे, लोगों की गाड़ियां कहाँ से आएंगी, मंच किस तरफ होगा और किस तरीके से कितनी भीड़ होगी, ये सब चीजों पे जो है वो आज तमाम अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद डोंगरगढ़ के पास ही एक और गांव में वो सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वहां से 5:30 बजे लौट आएंगे। उनका सीएम करीब 12:30 बजे रायपुर से कवर्धा के लिए पहले रवाना होंगे और कवर्धा से फिर वो डोंगरगढ़ जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए, पूरे अपडेट के लिए। तो 21 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस रायपुर और राजनांदगांव में पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करेगी। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपेगी। साथ ही प्रदेश सरकार के बोनस और समर्थन मूल्य के वादे को पूरा करने की मांग करेगी। होकर विभिन्न मुद्दों पर, आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर
धान और किसान से जुड़े मुद्दे पर, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पे, बस्तर के मुद्दे पर, किसान आत्महत्या के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे। और 21 फरवरी को पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की सबसे बड़ी कवरेज देखिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उज्जैन में महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। सिंहस्थ की ताजा तैयारी के दौर में अब शहर के भिखारियों को शिफ्ट किया जा रहा है। शहर प्रशासन मानता है कि यह एक ऐसा दाग है जो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंहस्थ के दौरान आने वाले देसी विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर इनका होना खराब छवि पेश करेगा। लिहाजा भिखारियों को उज्जैन से शिफ्ट करना ही बेहतर है। लेकिन एक दाग की संज्ञा और भिखारियों की आनन फानन में रिहैबिलिटेशन से सवाल खड़े भी हो रहे हैं। उज्जैन की जमीन पर आस्था के महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारी है। तैयारी कुछ यूं है कि मखमल में टाट के पैबंद तक को हटाने की कोशिश है जो चल रही है। अब ये टाट का पैबंद किस व्यवस्था की देन है और है तो क्यों है, इस पर माथापच्ची मत करिए। खबर ये है कि उज्जैन से भिखारियों की शिफ्टिंग कराई जा रही है। ताकि जब देश और दुनिया के धार्मिक आस्थावान लोग और पर्यटक उज्जैन की धरती पर पहुंचे तो ये दाग न दिखे, बल्कि खुशहाल और धर्म के रंगों में रंगी समृद्ध उज्जैनी दिखे। भिक्षावृत्ति एक कानूनन अपराध है और इस धार्मिक नगरी के अंदर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के समक्ष, पर्यटकों के समक्ष ये दृश्य एक बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है। और सिंहस्थ 2016 के अंदर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु जब उज्जैन शहर के अंदर आए, उज्जैन शहर इस दाग से पूरी तरह मुक्त हो जाए। तो साहब दाग साफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि भीख मांगने का दाग कोई रखना भी क्यों चाहता है। ये भी अपने आप में किसी विरोधाभास से कम नहीं। सनातन हिंदू परंपरा में दान की अपनी महिमा है और खास तौर पर कुंभ स्नान के बाद दान की परंपरा सदियों पुरानी है। अब ये दाग न होगा तो फिर दान कहाँ होगा। कुछ और आंकड़े भी देखें भीख मांगने वाले। देश में 3,72,000 से ज्यादा भिखारी हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 78,000 शिक्षित भिखारी हैं। उन्होंने उच्च माध्यमिक या फिर उससे ज्यादा तक की पढ़ाई की है, जबकि 3,000 से ज्यादा के पास पेशेवर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री है और कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के मुताबिक है। अब जरा पकड़े गए और सरकारी भाषा में रिहैबिलिटेशन के लिए ले जाए जा रहे इन भिखारियों पर भी नजर डाल ही लीजिए। ज्यादातर आपको वृद्ध मिलेंगे। एक महिला भी है जिसकी गोद में उसका बच्चा है। बसों में डालकर इन्हें देवास छोड़ा जा रहा है ताकि दाग न दिखे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया और महाकाल क्षेत्र के समीप के जो भिखारी इस व्यवसाय में लिप्त थे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की और इस अभियान के माध्यम से उनको हटाने के लिए और उनको पुनर्वासित करने के लिए कानूनी रूप से जो संस्थाएं अधिकृत हैं वहां पर उनको भिजवाया गया है। लेकिन जब दाग धोए जा रहे हैं तो धार्मिक नजरिए से आपको ये बताना भी बनता है कि शास्त्र क्या कहते हैं कुंभ में दान के बारे में। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बीमार को दान करना चाहिए। धूर्त, चाटुकार, जुआरी, ठग, चारण और चोरी करने वाले को दान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कपटी और वेद को न जानने वाले ब्राह्मणों को भी दान नहीं देना चाहिए। तो अगर क्षिप्रा में डुबकी लगाने के बाद दान के लिए दिल कुलबुलाए तो किसी समृद्ध कर्मकांडी को ही दान दे दीजिएगा, क्योंकि बेजार जिंदगी को ढोते ये थके हारे निढाल लोग जो एक दाग हैं
नजर नहीं आएंगे। सिंहस्थ में प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपने तरीके से स्वच्छता अभियान में जुटी।